कल हमने चंद टॉपिक्स किए थे। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सप्लोरेटरी और एक्सप्लानेटरी रिसर्च से। अगर कल वाले में किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। एक्सप्लोरेटरी और एक्सप्लानेटरी रिसर्च के अंदर क्या फर्क है ये देखेंगे। एक्सप्लोरेटरी जैसे लफ्ज से शो है कि एक्सप्लोर करना, चीज़ों को एक्सप्लोर करना, यानी उनको जैसे खंगालना कहते हैं हम आम उर्दू के लफ्ज में। और एक्सप्लानेटरी के अंदर एक चीज़ मौजूद है उसको एक्सप्लेन करना। ठीक है। अब एक्सप्लोरेटरी रिसर्च वो ये रिसर्च क्वालिटेटिव है, जबकि एक्सप्लानेटरी रिसर्च जो है ये क्वांटिटेटिव है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के अंदर हम चीज़ों के मुतालिक डीप इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं और यहाँ पे हम हाइपोथेसिस जो है उसको बना रहे होते हैं। जब एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की बात आएगी तो वहाँ आपके जहन में पहला अगर आपके जहन में यही आ गया, आपको पता चल गया कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो है वो क्वालिटेटिव है, वहाँ पे हम हाइपोथेसिस बना रहे होते हैं, तो आप ये समझ लें कि आप वो सवाल हल करने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है। और एक्सप्लानेटरी रिसर्च जब आपके सामने आए तो आपके जहन के अंदर फौरी ये आ जाना चाहिए कि एक्सप्लानेटरी रिसर्च जो है वो क्वांटिटेटिव है और इसके अंदर हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। ठीक है, हाइपोथेसिस को टेस्ट है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के अंदर हम केस स्टडी कर रहे होते हैं, चीज़ों के मुतालिक पायलट स्टडी कर रहे हैं, और जहाँ पे हम कोई फाइनल कंक्लूजन की तरफ नहीं जा रहे होते, बल्कि हम जहाँ पे सिर्फ इसको एक हाइपोथेसिस बिल्ड कर रहे होते हैं, चीज़ों के मुतालिक इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। तो इसके बाद आते हैं एक्सप्लानेटरी रिसर्च। ये मैंने जैसे आपको बताया कि एक्सप्लानेटरी रिसर्च जो है ये क्वांटिटेटिव इन नेचर है। इसके अंदर हम हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे होते हैं। इसके अंदर हम काज एंड इफेक्ट, यानी वजह जो है वो किसी भी चीज़ के होने की वो मालूम कर रहे होते हैं। तो ये दो चीजें थी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं जो आज है हमारा, वो है सर्वे रिसर्च। हमने डिस्क्रिप्टिव रिसर्च पढ़ी थी। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर हमने बात की थी कि हम जो डाटा इकट्ठा करते हैं उनके हमारे पास दो तीन सोर्सेज हैं। यानी या हम क्वेश्चनियर जिसे सर्वे कहते हैं, क्वेश्चनियर के जरिए हम डाटा इकट्ठा कर रहे होते हैं, या हम जो है इसके इंटरव्यू कर रहे होते हैं, या हम ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं। तो आज की हम बात कर रहे हैं कि ये सर्वे जो है ये कैसे होती है, सर्वे कैसे होता है और क्या इसके अंदर डाटा को कैसे इकट्ठा करते हैं। जी। अब पहले देखें कि सर्वे के अंदर हम इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर रहे होते हैं, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंडिविजुअल टू क्वेश्चन। यानी सवालों के जरिए हम इंडिविजुअल से, किसी भी फर्द वाहिद से हम जो मालूमात ले रहे होते हैं, उसे हम लोग कह रहे होते हैं कि ये हम सर्वे रिसर्च कर रहे हैं। और उसकी बुनियाद में जो डाटा हम इकट्ठा करते हैं वो हम किसी हाइपोथेसिस की बुनियाद पे इकट्ठा कर रहे होते हैं, उनकी ओपिनियन ले रहे होते हैं। और उसकी बुनियाद पे हम, यानी पहले तो हम ये देखते हैं ना कि उस बंदे का इस चीज के मुतालिक, सवाल के मुतालिक बिलीफ क्या है, एटीट्यूड क्या है, बिहेवियर क्या है, फिर यो बाद में हम उसकी बुनियाद पे जो है भाई भाई कंक्लूजन। तो सर्वे के मुतालिक हम बात कर रहे थे। अच्छा, सर्वे मुख्तलिफ तरीकों से हो सकता है। अगर आपसे पहले, तो आपने पहली बात जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने जेन रखनी है कि सबसे ज्यादा जो डाटा लिया जाता है रिसर्च के अंदर वो लिया जाता है सर्वे के जरिए। सर्वे के अंदर भी फिर क्वेश्चनियर के जरिए सबसे ज्यादा डाटा लिया जाता है। आजकल जो सर्वे होते हैं ये हमारे जो है ईमेल एड्रेस को, ईमेल पे आपको लिंक भेज देते हैं, फोन पे भेज देते हैं, इंटरनेट पे थ्रू या मीटिंग के जरिए आपसे डाटा ले लिया जाता है। इससे पहले जो होता था वो पेपर प्रिंट की सूरत में हमें जो है यूनिवर्सिटी में या हर कहीं देते थे, जिसमें भी डाटा जो है वो लेना होता था, तो वो हमें प्रिंट देते थे, हम उन पर्पज को फिल कर देते थे। फिर इसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी पॉपुलेशन कौन सी है, हमने डाटा लेना किन से है। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। तो सर्वे के अंदर ना दो तरह के डिजाइन हैं। एक डिजाइन को कहते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी और दूसरे को कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल। क्रॉस सेक्शन ये होता है कि जब हम सर्वे कर रहे हैं और सर्वे करते हुए एक ही टाइम के अंदर हम सारा डाटा ले लेते हैं, उसे हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी। यानी मिसाल के तौर पे मैंने कोई इंफॉर्मेशन लेनी है तो मैं एक ही टाइम पे उसके पास जाऊंगा, बंदे को जिससे डाटा लेना है, मैं उसको अपना क्वेश्चनेयर दूंगा, या मैं जो गूगल फॉर्म की सूरत में है तो उसको दूंगा। वो उसको एक ही टाइम के अंदर फिल कर देगा और उसके फिल करने से मुझे मालूमात मिल जाएंगी, मुझे बाद में उस बंदे से कोई वास्ता या कोई वाह नहीं पड़ेगी। तो इसको हम समझ लें क्रॉस सेक्शनल है। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी के अंदर क्या होता है कि हम किसी भी शख्स से एक दफा डाटा लेते हैं और कुछ अरसे के बाद हम दोबारा उसके पास डाटा लेने के लिए चले जाते हैं कि अब उसकी क्या राय बदली है, क्या उसकी ओपिनियन बदली है। मिसाल के तौर पे मैं ऐसे मजाकन एक एग्जांपल दे देता हूँ
कि इमरान खान की गवर्नमेंट थी और 2022 के अवाइल में अगर जो एंकर किसने इंटरव्यू जो ले रहे थे तो उस वक्त लोग बड़े एंटी थे कि ये जो है ना महंगाई हो रही है और बहुत ज्यादा हो रही है, लोगों का जीना महाल हो रहा है। और जैसे ही वो गवर्नमेंट चली गई 2022 के अंदर 9 अप्रैल को, 10 अप्रैल को जब गवर्नमेंट चली गई, उसके चंद दिनों के बाद जो है वो इंटरव्यू दोबारा जब ये सर्वे किए जाने लगे तो सर्वे इमरान खान के हक में आ रहे थे, जबकि इससे पहले उसके जो मुखालिफ में आ रहे थे। अब ये लॉन्गिट्यूडनल स्टडी यानी वो स्टडी जो गाहे बगाहे चलती रहती है, एक ही इशू को लेके, एक ही मसले को लेके हम एक दफा डाटा लेते हैं, कुछ अर्से बाद दोबारा ले लेते हैं डाटा। तो ऐसी जो स्टडी होती है इसको हम लॉन्गिट्यूडनल स्टडी बोलते हैं। फिर सर्वे जो है इसके पास, इसके हमारे पास दो तीन टाइप्स हैं। पहले चार टाइप्स हम जहाँ पे डिस्कस करेंगे। इन चार टाइप्स में एक हमारे पास आता है ट्रेंड सर्वे, दूसरा कोहरेट सर्वे, तीसरा पैनल, चौथा फॉलो अप सर्वे। मैं यहीं पे सारों की बात बता देता हूँ, तो इतने ज्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इनको डिटेल में नहीं देखेंगे, बस आपने अपने माइंड के अंदर बिठा लेना जो लोग एक्टिव हैं, जो लोग सुन रहे हैं एक्टिवली। ट्रेंड सर्वे वो होती हैं कि जो हम ट्रेंड को देख के करते होती हैं। यानी जैसे देखें ना, हमारे पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया है, ये ट्रेंड पे चल रहा है। ट्रेंड पे कैसे चल रहा होता है कि कोई इशू आया है, कोई चीप इशू आया है, तो सारे जितना ट्विटर ओपन करें तो वहां पे वही इशू, आप फेसबुक ओपन करें वहां पे वो इशू। यही एक हाईलाइटेड चीज होती है। तो जो ट्रेंड चीजों के ऊपर जो सर्वे हो रहा होता है उसे हम कहते हैं ट्रेंड सर्वे बोल रहे होते हैं। ठीक है, ये जो ट्रेंड, जो हॉट टॉपिक होते हैं उन दिनों के अंदर, उसको हम ट्रेंड सर्वे बोल रहे होते हैं। यहाँ पे मैंने मिसालें भी वैसे दी हैं, आप उनको भी देख लीजिएगा कि जैसे वो आप ये देखें कि कोई फीमेल हैं, वो कहती हैं कि जेंडर क्वालिटी इक्वालिटी जो है पाकिस्तान के अंदर नहीं है। आप उससे इंटरव्यू लेते हैं, कुछ अर्से बाद दोबारा उससे लेते हैं, हो सकता है उसका मेल के अगेंस्ट जो है रवैया बदल गया हो सकता है वो कहती हो कि नहीं, फीमेल को भी जेंडर जो है राइट्स मुहैया है। तो ऐसी स्टडी जो हम बार बार कर रहे होते हैं, लेकिन वो ट्रेंड इशू जो होता है उन दिनों हार्ट टॉपिक होता है, उसको करते हैं ट्रेंड सर्वे बोलते हैं। दूसरा सर्वे हमारे पास कोहरट सर्वे है। ये कोहरट सर्वे और उसके बाद वाला नेक्स्ट सर्वे जो है ना, जो नेक्स्ट सर्वे आई थिंक पैनल सर्वे, इनमें थोड़ा सा फर्क है। बस वो आपने पहले मैं आपको एक एग्जांपल, दोनों में वही एग्जांपल में दूंगा। एक कॉलेज है, ये यूनिवर्सिटी लगा लो, यूनिवर्सिटी के अंदर 1400 लड़कियों ने बीएस के अंदर एडमिशन लिया है। एक यूनिवर्सिटी के अंदर 1400 लड़कियों ने बीएस के अंदर एडमिशन लिया है। मैं रिसर्च कर रहा हूँ और मुझे 300 का सैंपल चाहिए, यानी उस 1400 की पॉपुलेशन में 300 का सैंपल मुझे चाहिए। वो मैं 300 का सैंपल जो है वो मैं एज ए ले लेता हूँ, उनसे मैं डाटा इकट्ठा करने के लिए। अगर तो मैं डाटा लेता हूँ रेंडमली, 300 ले ले, 1400 में से रेंडमली 300 लड़कियों को मैं ले लेता हूँ, उनसे मैं पूछता हूँ बीएस के हवाले से किसी भी जो इशू है, मैं उनसे उसके मुतालिक पूछता हूँ। अगले साल फिर मैं दोबारा स्टडी करता हूँ और फिर मैं 300 लड़कियों से लेता हूँ, और 300 लड़कियां फिर रैंडमली 1400 में से सिलेक्ट करूंगी। उससे अगले साल फिर स्टडी करता हूँ, फिर डाटा लेता हूँ, तो उस 1400 में से 300 लूंगा, वो भी रैंडमली लूंगा। हो सकता है कि ओवरलैप हो जाए, नहीं हो सकता है कि जो लड़की पहले में आई वो दूसरे में भी आ जाए, एक पहले में आई तीसरे सर्वे में भी आ जाए, लेकिन वो हर दफा मुख्तलिफ होंगे, इसे कोहरट सर्वे बोलते हैं। जबकि इसके जो दूसरा है पैनल सर्वे, इसके अंदर ये होता है कि हमने पहले साल 1400 लड़कियों में से 300 लड़कियां एज ए रैंडम सैम्पलिंग ले ली, और अगले साल जब डाटा लेते हैं तो उन्हीं 300 से लेते हैं, यानी उन्हीं 300 लड़कियों को हम अगले 10 साल तक, ये जब तक हमें स्टडी करना है, जब तक हमारी स्टडी चलनी है, 3 साल चलनी है, जब तक चलनी है, उन्हीं 300 से लेंगे पैनल सर्वे करेंगे। ठीक है, ये कोई पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपके थोड़ा ध्यान में होना चाहिए। फॉलो अप सर्वे ये होता है, जैसे कहते हैं ना कि हम इसको फॉलो अप लेंगे, हम इसकी, यानी कोई एक किसी की आपने ट्रेनिंग की है, मैं स्टूडेंट की मैंने ट्रेनिंग की, या जो स्टूडेंट मुझसे पढ़ रहे हैं जिन्होंने बैच 2 के अंदर पढ़ा, बैच 3 के अंदर पढ़ा, तो अब मेरी फुल कोशिश होगी कि जब भी लेक्चरर की या कोई हेडमास्टर की जॉब आती है तो मैं उनको दोबारा टच करूंगा, उस ग्रुप में जाके उनको एडवांस नोट्स भी फ्री में दे दूंगा, उनको गाइड भी करूंगा कि आप लोगों ने बड़ी अच्छी तैयारी की थी और अब आप हिम्मत है, हारी, अब जॉब आ गई है, दोबारा अपने जो है वो जो कंसेप्ट है उनको रिवाइज, यानी ये फॉलो अप लेते हैं, एक चीज एक काम करवाने के बाद दोबारा करेंगे। ठीक है, ये था हमारा जो है वो सर्वे के हवाले से था। इसके बाद है ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड भी उसी तरह, वो ये भी डिस्क्रिप्शन रिसर्च पढ़ी थी ना, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, उसी के अंदर ये ऑब्जर्वेशन भी आती है। ऑब्जर्वेशन के अंदर क्या होता है, ये भी हम किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। या मैं पहले मिसाल लेता हूँ, फिर हम बाद में टॉपिक की तरफ चलते हैं कि मुझे टास्क जिम्मे लगाया गया कि आपने अपने पहले दिन अपने टीचर को ऑब्जर्व करना है। मैं क्लासरूम के अंदर जाता हूँ, मैं बीएड कर रहा हूँ, मैं क्लास में जाता हूँ, और मैं मेरा फुल फोकस उस वक्त ये है कि मैंने अपने उस्ताद को ऑब्जर्व करना है कि ये पढ़ाता क्या है, पढ़ाता कैसे है, इसका एटीट्यूड कैसे है, मैं ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ। तो ये जो अब ऑब्जर्वेशन की कुछ बाद में, ऑब्जर्वेशन के ऊपर एक डिटेल में टॉपिक हमने क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर भी करना है, एक्शन भी करना है, लेकिन यहाँ पे चीजें बताने वाली हैं वो बता देता हूँ। इसमें ऑब्जर्वेशन में दो तरह की चीजें होती है, एक स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन
और एक होती है अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन ये होती है कि जिसके अंदर प्रॉपर टाइम होता है, यानी ये मैं 50 घंटे के अंदर ऑब्जर्व कर रही हूँ, और इसके अंदर कुछ और चीजें भी आती हैं जिसमें अंदर होता है कि अगले जो जिस बंदे को ऑब्जर्व करना है उसको पता है। मिसाल के तौर पर मैं क्लास में गया हूँ, उस्ताद मेरे को पता है कि मुझे ऑब्जर्व किया जाए, जैसे आप डेमो लेक्चर नहीं देते, तो डेमो के दौरान पीछे प्रिंसिपल या कोई भी आके जो है पीछे बैठ जाता है, जो आपको ऑब्जर्व कर रहा होता है कि ये जो है ये बंदा कैसे जो है वो पढ़ा रहा है। तो इसको हम क्या कह रहे होते हैं कि ये ऑब्जर्वेशन हो रही है। स्ट्रक्चर्ड वो होता है जिसके अंदर प्रॉपर टाइम होता है, जिसके अंदर हम अगले बंदे को पता होता है कि जो है मुझे ऑब्जर्व किया जा रहा है। जबकि अनस्ट्रक्चर्ड वो होता है जिसके अंदर टाइम का नहीं पता होता, और हर वक्त भी, यानी वन पर्सन इज एवर बीइंग ऑब्जर्व, यानी उसको मुसलसल ऑब्जर्व किया जा रहा है, यानी उसको पता कोई नहीं है लेकिन उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, इसको हम कहेंगे अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये दो तरह के ऑब्जर्वेशन। इसके अंदर फिर ऑब्जर्वेशन के अंदर भी तीन चार हमारे पास है। एक होती है चेकलिस्ट, एक होता है रेटिंग स्केल, एक होता है कोडिंग स्केल। अच्छा, चेकलिस्ट क्या होती है? जैसे हमने घर का सौदा सलफ कोई चीज लेनी हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये चेकलिस्ट बना देते हैं, और जो जो काम हम करते रहते हैं उसको टिक करते रहते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये चेकलिस्ट हो गई। फिर रेटिंग स्केल के अंदर आ गए। रेटिंग स्केल के अंदर जैसे आप ये देखिए एप्स के अंदर है या कोई भी आप यूज कर रहे हैं, तो वहां पे आ रहा होता है जी कि रेट दें 1 से 5 तक, 1 से 10 तक रेटिंग देना, या आप एक्सट्रीमली जो है वो एग्री हैं, नॉट एग्री, ये इस तरह के, यानी ये जो रेटिंग स्केल होती हैं, ये आपको, ये तो मतलब एप्स के साथ हमारा गुजरता रहता है कि पुअर है, अनसेटिस्फैक्टरी, सेटिस्फैक्टरी, वेरी सेटिस्फैक्टरी, आउटस्टैंडिंग, इस तरह। थर्ड हमारे पास है कोडिंग चीज। कोडिंग चीज ये होता है कि बजाय किसी भी चीज को किसी तरह डिनोट करने के, हम उसको कोड देते जाते हैं। मैं कहता हूँ कि इसने जैसे एक टीचर लेक्चर देने आया है, तो उसका पहला काम भी उसने बहुत जबरदस्त इंट्रो किया है। मैं C1 लिख लेता हूँ कि यार इसने जबरदस्त किया है, ये मैं कोई कोडिंग में बात कर रहा हूँ। तो जैसे शॉर्ट हैंड में लैंग्वेज होती है, मतलब वो तो लैंग्वेज है ना, यहाँ कोडिंग में इसने ये काम जबरदस्त हो गया, इसको इतना C1 कर दिया, इसने ये काम अगला कर दिया, इसको C2 हो गया। इस तरह करके ना यहाँ से कोडिंग अलॉट की जाती है। यहाँ पे मैंने आपके सामने ये बनाए भी हैं। जैसे फीमेल है, मैंने उनको F से ये कोड दे दिया, F मेल है तो M होगा। इस तरह के अगर थर्ड जनरेशन में कोई और उसका, यानी आप कोई ना कोई दे देते हैं, या आपने कोडिंग के अंदर ये जिस तरह चार्ट आपकी लेफ्ट साइड पे बन रहा है इस तरह का चार्ट हो जाएगा, तो कोड इस तरह का होता है। ठीक है, ये सवाल ये वैसे कभी पेपर के अंदर देखा नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको इसका इंट्रो जरूर होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक, आज के जो दोनों टॉपिक हमने करने हैं, तीन टॉपिक आज हमने और करने हैं। एक वैलिडिटी करना है, रिलायबिलिटी करना है, और प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग करनी है। और तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिसर्च में सवाल आए तो ये वैलिडिटी, रिलायबिलिटी और ये प्रोबेबिलिटी को जो सैंपलिंग है इसको जरूर टच करते हैं। और आज अगर ये लेक्चर सुनने के बाद इंशाल्लाह आपको वैलिडिटी, रिलायबिलिटी के मतलब बहुत सी कंफ्यूजन होती होगी माजी के अंदर, आज से वो आपकी कंफ्यूजन जो है वो खत्म हो जाएगी। वैलिडिटी क्या होता है? किसी चीज का वैलिड होना, किसी चीज का वैलिड होना। और वैलिड होने से क्या मुराद है कि देखिए, मैं कई मिसालों के साथ आपको लेके आता हूँ ताकि आपकी एक ग्राउंड बन जाए, बेस बन जाए। मैं क्लासरूम के अंदर पढ़ा रहा हूँ, और पढ़ाते हुए मैंने अपने बच्चों के लिए पेपर बनाया है। उनका पेपर बना, मैंने बच्चों को कहा कि बच्चों कल आपका टेस्ट होगा, और टेस्ट के अंदर MCQ बेस्ड टेस्ट होगा, मैं 20 MCQ आपसे कल सुनूंगा, कल 20 MCQ का आपका पेपर होगा। बच्चे अगले दिन आए हैं। पेपर के दौरान क्या हुआ कि मैंने जो है वो MCQ के बनाए बजाय मैंने वहां पे शॉर्ट आंसर जो है वो मैंने शॉर्ट क्वेश्चन टाइप टेस्ट ले ली। अब ये वैलिडिटी मेरी फेल हो गई, यानी ये टेस्ट वैलिड नहीं होगा। जिसके अंदर मैंने बताया ये कि MCQ बेस्ड टेस्ट होगा, टेस्ट मैंने शॉर्ट क्वेश्चन पे ले लिया, तो यहाँ पे ये टेस्ट वैलिड नहीं है। दूसरा सीन क्या हुआ कि मैंने बच्चों को बताया कि पहले 3 चैप्टर में से टेस्ट लिया जाएगा। अगले दिन जब मैंने पेपर लिया तो मैंने चौथे चैप्टर को भी टेस्ट के अंदर शामिल कर दिया, जो कि उसके अंदर शामिल नहीं था। तो यहाँ पे भी मेरी वैलिडिटी क्या फेल हो गई। यानी इसकी सिंपल डेफिनेशन वैलिडिटी की ये है कि we test measure whatever to measure, what we supposed to measure, what we want to measure, what we intend to measure। हम जो मेजर करना चाहते हैं वही मेजर करेंगे। जो हमारी, जो हमने डिक्टेशन दी थी, जो हमने बात की थी, वो उसी के ऊपर हम पक्के रहें। यानी टेस्ट मीनिंगफुल होना चाहिए उसकी। अब मिसाल के तौर पे मैंने टेस्ट लेना है बच्चों से उर्दू लैंग्वेज के अंदर, तो मैं टेस्ट अगले दिन उनसे जाकर इंग्लिश में ले लेता हूँ। अब बच्चों को उर्दू के लिए क्या है, इंग्लिश के लिए क्या है, ये टेस्ट वैलिड नहीं होगा। ठीक है, यानी इसके अंदर आप समझ, जो अहद किया जाए, जो बात पहले की जाए, उसके अकॉर्डिंग टेस्ट हो तो वो वैलिड होता है। अगर उसके अकॉर्डिंग टेस्ट नहीं होगा तो वो इनवैलिड है। ठीक है, इसके हमारे पास टाइप्स आती हैं: कंटेंट वैलिडिटी, क्राइटेरियन, रिलेटिव वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी और कंसीक्वेंशियल वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी क्या होता है? कंटेंट वैलिडिटी ये तो वही जो मैंने पहले आपको एक एग्जांपल दी है कि अगर आपके पास 4 चैप्टर से मैंने टेस्ट कहा है,
और 4 चैप्टर की बजाय मैंने टेस्ट 5 चैप्टर में से ले लिया है, तो कंटेंट वैलिड नहीं होगा, क्योंकि वो उस कंटेंट से मैं टेस्ट ले रहा हूँ जो कंटेंट तो मैंने बताया ही नहीं था। ठीक है, तो कंटेंट वैलिडिटी यहाँ पे नहीं होगी। इस कंटेंट वैलिडिटी की फर्दर वो ना उसने दो इसको तकसीम किया है। एक को कहता है फेस वैलिडिटी, आइटम फेस वैलिडिटी को ही कहते हैं जिसमें एमसीक्यू कहा है तो एमसीक्यू का टेस्ट हो, शॉर्ट क्वेश्चन कहा है तो शॉर्ट टेस्ट हो। और सैम्पलिंग वैलिडिटी, ये सैम्पलिंग अगर 3 चैप्टर मैंने कही थी तो 3 में से टेस्ट हो, अगर मैंने 4 चैप्टर में से कहे थे 4 में से टेस्ट हो, तो ये कंटेंट वैलिडिटी है। ठीक है, दूसरा हमारे पास आ जाता है क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी। क्राइटेरियन तक एक क्राइटेरिया सेट किया है, उस क्राइटेरिया के ऊपर पेपर होने चाहिए, यानी जो क्राइटेरिया मैंने बताया है उसके क्राइटेरिया के ऊपर जो है उसके मुताबिक अकॉर्डिंग पेपर होने चाहिए। इसको आगे फर्दर दो में तकसीम किया गया है, जिसको कहते हैं कंकरंट वैलिडिटी और प्रेडिक्टिव वैलिडिटी। कंकरंट वैलिडिटी क्या है? कंकरंट ये है कि मैं आज एक टेस्ट लेता हूँ बच्चों से, और एक टेस्ट जो है वो उनको माजी के अंदर उनसे लिया गया, तो मैं कहता हूँ ये जो आज आपने मेरा टेस्ट लिया है ना, तो माजी के अंदर जो पीपीएससी का फलां पेपर हुआ था, अगर आपके इतने नंबर आए तो उसके, यानी अगर वो मैं यह चलो माजी वाले जो आपके उस टेस्ट में इतने नंबर आए थे, आज भी आपके उतने ही नंबर आएंगे। यानी या मेरा टेस्ट जो आज वाला है ये फलां क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतरता है, पीपीएससी का फलां साल का जो पेपर हुआ था वो भी इसी तरह का था जिस तरह का मेरा आज। यानी करंट वैलिडिटी ये होता है कि हम एक के साथ दूसरे को कंपैरिजन कर रहे थे, हम बता रहे होते हैं कि अगर आपने इसमें अच्छा परफॉर्म किया तो इसका मतलब है कि जो प्रीवियस था आपने उसमें भी अच्छा परफॉर्म किया होगा, तो ये सिमिलर लाइक उस तरह का। प्रेडिक्टेबिलिटी के अंदर ये कहते हैं कि आपने जो आज का मेरा टेस्ट दिया है, अगर ये आपके टेस्ट के 80 नंबर आ गए, जैसे मैं कहता होता हूँ अक्सर कि आपके अगर इस टेस्ट के अंदर 80 नंबर आ गए तो पीपीएससी का जब भी लेक्चरर या हेडमास्टर का एग्जाम होगा तो आप वहां पे भी 70-80 पे फॉल कर रहे होंगे। अब ये मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि वो भी इसी लेवल का कम्प्लेक्स होता है जिस लेवल का मैं बना रहा हूँ। तो अब ये प्रिडिक्टिव है, जो फ्यूचर में देख रहे होते हैं, ऑन करंट के अंदर हम माजी के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी वो होती है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, यानी वो चीजें जैसे किसी की ऑब्जर्व तो कर सकते हैं, यानी नॉन ऑब्जर्वेबल ट्रेड कहा गया, लेकिन इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। इंटेलिजेंस है, हम एंग्जाइटी है, अनेस्टी है, ये वो चीजें जिनको थोड़ा मेजर करना ऑब्जर्व करना समझे मुश्किल होता है समहाउ। तो इन चीजों के मुतालिक जब हम वैलिडिटी चेक कर रहे हो तो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी बोलते हैं। ये बहुत ही कंफ्यूजन वाली चीज है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, और इसके मुतालिक पेपर में जब सवाल आता है तो मतलब बड़ी मुश्किल होती है, पता नहीं चलता कि अगर तो वाज़ेह लिख दे कि जी इमोशन की बात कर दे, इंटेलिजेंस की, एंजाइटी की, या हिडन जो बिहेवियर की बात कर दे, तो उसके अंदर तो हम समझ जाते हैं, लेकिन पता नहीं पेपर में सवाल अभी तक मुझसे एक स्टूडेंट ने इन सवालों के मतलब पूछा था, लेकिन ये सवाल थोड़े मुश्किल आते हैं, तो इसमें से ना ही आए तो अच्छा। कंसिक्वेंशियल वैलिडिटी के अंदर हम नतज को देख रहे होते हैं कि एट द एंड उस वो मिसाल को टेस्ट ले रहा हूँ, उस टेस्ट से नुकसान हो रहा है, उस टेस्ट से नुकसान मुतवक्की है, तो ये उसकी वो वैलिड टेस्ट नहीं होगा। या वही उसकी बात की, अगर जो इंग्लिश वाला टेस्ट, अगर टेस्ट एक बंदे की इंग्लिश है ही वीक, मैं उसे इंग्लिश में टेस्ट ले रहा हूँ, तो उसके डेफिनेटली मुझे पहले पता है कि इसके कंसिक्वेंसेस अच्छे नहीं है। यानी ये टेस्ट मैं ले रहा हूँ, एक बंदे को इंग्लिश नहीं आती, मैंने इंग्लिश में टेस्ट ले लिया, उसका तो सारा टेस्ट गलत हो जाएगा। एक बंदे को कोई चीज नहीं आती है, यहाँ पे मैंने बहुत सी एग्जांपल दी हैं, 3-4 एग्जांपल दी हैं, आपने इनको देख लेना है। तो इस तरह यानी कोई ऐसा टेस्ट आप लें जिसके आपको ऑलरेडी पता है कि ये अगले बंदे ने गलत करना है, इसका नुकसान होना है, इसको तो इस चीज का पता ही कोई नहीं है, तो कंसिक्वेंशियल जो है वैलिडिटी वो ठीक नहीं है। ठीक है, अब ये है कि कौन से फैक्टर वैलिडिटी को इफेक्ट करते हैं। एक तो यही कि अनक्लियर डायरेक्शन, कहा कुछ जाए टेस्ट कुछ हो, कंफ्यूज करना, यानी वो पढ़ा ना जाए, उसकी इंग्लिश ऐसी हो या उसकी राइटिंग ऐसी हो या वोकेबलरी बहुत मुश्किल हो, या टेस्ट जो है वो बड़ा सब्जेक्टिव स्कोरिंग होगा, उसका एक बंदा कुछ नंबर दे सकता है, दूसरा कुछ दे सकता है। इस तरह की चीजें जो है ये वैलिडिटी को मुतासर करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं रिलायबिलिटी की तरफ। रिलायबिलिटी के अंदर क्या है कि ये जो रिजल्ट है उसके अंदर कंसिस्टेंसी को देखना, यानी एक टेस्ट मैंने लिया और दूसरे दिन मैंने वही टेस्ट दोबारा ले लिया, या वही टेस्ट किसी और ने ले लिया, तो जो नंबर पहले दिन आए थे दूसरे दिन भी उस टेस्ट के अंदर उतने ही नंबर आए या उससे करीब करीब आए, तो यानी हम कहेंगे टेस्ट रिलायबल। अगर मैंने आज टेस्ट लिया और अगले दिन फिर मैंने टेस्ट लिया, बताया नहीं होता अगले बंदे को, दोबारा टेस्ट ले लिया, और पहले दिन उसके आज 60 नंबर आए, अगले दिन 90 आ गए, आज 60 है अगले दिन 30 आ गए, तो अब जो इतना गैप आ रहा है इसका मतलब है ये टेस्ट रिलायबल नहीं है। ठीक है, ये टेस्ट ट्रस्ट वर्दी नहीं है। इसके अंदर रिलाय जब भी पेपर के अंदर सवाल आए और कंसिस्टेंसी की बात हो जाए तो वहां पे आपने रिलायबिलिटी की तरफ चले जाना है। रिलायबिलिटी की हमारे पास जो है वो 3 टाइप्स हैं, 4 टाइप्स हैं।
पहले को बोलते हैं स्टेबिलिटी, दूसरी को इक्विवेलेंस, तीसरी इक्विवेलेंस एंड स्टेबिलिटी, और फोर्थ है इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी। स्टेबिलिटी क्या होता है? स्टेबिलिटी के अंदर ये होता है कि एक टेस्ट मैंने आज लिया और 2 हफ्ते बाद, वो कहते हैं कम से कम टाइम जो होता है ना 2 हफ्ते का होता है, और 2 हफ्ते से 5 हफ्ते तक। तो 2 हफ्ते के बाद मैंने दोबारा टेस्ट ले लिया, वही टेस्ट, एक टेस्ट मैंने आज लिया, उसके स्कोर जितने आए बच्चों के मैंने लिख लिए। पूरे 2 हफ्ते के बाद मैंने दोबारा टेस्ट ले लिया और बच्चों को नहीं पता था हमसे दोबारा टेस्ट लिया जाएगा, और उसके बाद मैंने दोबारा स्कोर लिए। अगर तो स्कोर के अंदर 10% से कम डिफरेंस हो, यानी पहले 90 था, 80 था या 90 जो भी, 10% से कम डिफरेंस हो, इसका मतलब है कि वो टेस्ट जो है वो स्टेबल है, कंसिस्टेंट है, उसका वो टेस्ट रिलायबल है। और अगर यूं हो कि उसके टेस्ट, वो टेस्ट जो है उसकी रिलायबिलिटी, यानी इसका मतलब ये है कि वो ऐसा टेस्ट जिसके नंबर पहले 90 आए बाद में कम, यानी उसकी जो है वो वैल्यू बहुत ज्यादा फर्क आया है, तो ऐसा टेस्ट स्टेबल नहीं होगा, ऐसा टेस्ट रिलायबल नहीं होगा। इसके बाद दूसरी हमारे पास है इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर हम वहां पे क्या था, एक ही टेस्ट, सेम टेस्ट एक दफा लिया था, 2 हफ्ते बाद वही टेस्ट दोबारा उसी बंदे ने लिया था। इक्विवेलेंस के अंदर हम आते हैं तो यहाँ पे चीज थोड़ी उलट हो जाती है। एक सिलेबस होगा, एक सिलेबस में एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट एक बंदे ने बनाया, और उसी सिलेबस में से दूसरा भी एमसीक्यू टेस्ट बनाया जाएगा। जितना डिफिकल्टी लेवल पहले टेस्ट का होगा उतना ही डिफिकल्टी लेवल दूसरे टेस्ट का होगा। यानी एक सिलेबस से कितने टेस्ट बनाए जाएंगे? 2 टेस्ट बनाए जाएंगे। और वो 2 टेस्ट क्या होंगे कि जितना सिलेबस एक में से होगा, जितना मुश्किल एक टेस्ट होगा उतना मुश्किल दूसरा टेस्ट होगा। वो एक टेस्ट लिया जाएगा आज, तो कुछ अरसे के बाद वो उसी में से, या बल्कि 1 घंटे के बाद समझ लें या दूसरे दिन समझ लें, हम फौरी तौर पे दूसरा टेस्ट ले लेते हैं, और वो टेस्ट कोई और बंदा ले लेता है लेकिन लेवल बोल दें, इसके नंबर को कंपैरिजन करेंगे, इसे इक्विवेलेंस बोल देंगे। समझ आ गई स्टेबिलिटी और इक्विवेलेंस की? स्टेबिलिटी के अंदर एक टेस्ट है, वही टेस्ट एक लिया गया, 2 हफ्ते बाद वही टेस्ट दोबारा लिया गया। इक्विवेलेंस के अंदर एक टेस्ट लिया गया है उसी सिलेबस में से, टेस्ट वो नहीं है, उसी कंटेंट में से उसी डिफिकल्टी लेवल का टेस्ट बनाया गया है, वो लिया गया, और लेने वाला भी कोई और बंदा है, फिर उसके नंबर अगर बराबर है दोनों टेस्ट के तो हम कहते हैं इक्विवेलेंस। तीसरा हमारे पास वो है इक्विवेलेंस एंड स्टेबिलिटी। अब यहाँ पे दोनों को मर्ज कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों की बातें पूरी कर रहे हैं। एक सिलेबस में से एक टेस्ट बनाया गया है, फिर दूसरा टेस्ट बनाया गया है, सेम डिफिकल्टी लेवल है, 2 बंदे ले रहे हैं, लेकिन वहां पे हम 1 घंटे बाद या दूसरे दिन ले रहे थे, यहाँ पे 2 हफ्ते बाद हम टेस्ट ले रहे हैं। स्टेबिलिटी के अंदर 2 हफ्ते हमने कहे थे ना पहले भी, तो यहाँ पे भी 2 हफ्ते बाद लिए थे, तो ये इक्विवेलेंस हो जाएगा। और इंटरनल कंसिस्टेंसी के अंदर जब हम आएंगे, तो इंटरनल कंसिस्टेंसी के अंदर आपने 3 4 याद, एक होती है स्प्लिट हाफ, ठीक है। स्प्लिट हाफ कहते हैं कि एक टेस्ट है उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, हिस्सा वन, पार्ट 1 और पार्ट 2, और उसके जो है ना पहले हिस्से के नंबर और दूसरे हिस्से के नंबर के कंपेरिजन करते हैं, और अगर उनकी आपस में कंसिस्टेंसी हो तो हम कहते हैं रिलायबल है, नहीं है तो नहीं। दूसरा इसके साथ हम कहते हैं दो और हमारे पास है, एक होते हैं क्रोनबेक अल्फा, यानी इसके अंदर टेस्ट होते हैं, एक हमारे वुडर रिचर्डसन और दूसरा है क्रोनबेक अल्फा। तो ये वो एसपीएस सॉफ्टवेयर नहीं है, ये खुद ब खुद ही, हमने कोई इससे वुडर रिचर्डसन को फार्मूला याद नहीं करना, कुछ भी नहीं, भाई वहां पे हम मालूम कर लेते हैं क्रोनबेक अल्फा भी और वुडर रिचर्डसन। ये था हमारा रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी के अंदर जो पेपर के अंदर पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो सिर्फ यही है कि जहां बात आ जाए कंसिस्टेंसी की, रिपीटेड की, सेम मार्क्स की, उसको हम कह रहे होते हैं कि ये टेस्ट रिलायबल। एक और यहाँ पे एक मुद्दा हो सकता है कि देखिए, टेस्ट रिलायबल टेस्ट जो होगा, जो टेस्ट रिलायबल होगा, वो जरूरी नहीं है कि वो वैलिड ही हो, और जो वैलिड टेस्ट होगा वो ऑलवेज रिलायबल है। यहाँ पे इस बात की शायद आपको थोड़ी समझना है, मैं दोबारा बताता हूँ। मैं एक सर्कल है, उस सर्कल के अंदर एक मिड पॉइंट है जहाँ पे मैंने अपना एरो फेंकना है, तीर फेंकना है। मैं वहां पे तीर फेंकता हूँ, तो जिस जगह पे मैंने फेंकना तीर वहां पे नहीं जाता, बल्कि तीर उससे थोड़ा हट के एक जगह पे लगता है। और मैं हर दफा, मैंने 5 दफा तीर फेंका है, 5वें दफा जो एग्जैक्ट पॉइंट था उस पॉइंट से हट के किसी और जगह पे लग रहा है मेरा तीर। तो अब रिलायबल तो हो गया, कंसिस्टेंसी तो आ रही है, लेकिन वैलिडिटी वैलिडिटी तो ये थी कि वो एग्जैक्ट पॉइंट से लगता, तो एग्जैक्ट पॉइंट पे नहीं लग रहा, तो टेस्ट रिलायबल है लेकिन वैलिड नहीं है। और जो वैलिड टेस्ट होगा वो ऑलवेज रिलायबल होगा। तो ये आपने अपने ध्यान में रखना है कि पेपर में इस तरह सवाल पूछे कि क्या रिलायबल टेस्ट वैलिड होगा, तो आप कहेंगे रिलायबल टेस्ट जरूरी नहीं है कि वैलिड है, लेकिन वैलिड टेस्ट ऑलवेज रिलायबल है। ओके।
इस तक यहाँ तक किसी को कोई मसला है तो बता दें। हम आज का जो आखिरी टॉपिक है जो सैम्पलिंग है इसके मुतालिक डिटेल में बात करते हैं। तो बता दें सबको क्लियर है, आवाज भी आ रही है और समझ भी आ रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर अस्सलाम। एक जी जो वो ना रिचर्ड वाला और क्राउन बैच अल्फा वाला है, इसके बारे में बता दे, ये कब क्यों यूज करते हैं रिसर्च करने में। अच्छा, मैंने ना सही इनको नहीं समझ बिल्कुल मैंने इन कुड रिचर्डसन और ये क्रोन बैक अल्फा इनको जस्ट इतना करना चाहा था हमने जब यूनिवर्सिटी टाइम के अंदर, तो बताया गया कि आपको इसकी जरूरत कोई नहीं है, अगर आपको करना होगा तो आपने जो है ना वो उधर से एस टी एस से कमांड दे देनी है। और मैंने बाद में जानने की कोशिश ही कोई नहीं की कि ये इस्तेमाल क्यों होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये लिखी हुई है, अगर आप इसको देख लीजिएगा, मैंने इसकी नकल नहीं पढ़ी। हाँ, ठीक है। सर। सर ये रिलायबिलिटी को सिर्फ मेजर करने के लिए ये दोनों टेक्निक यूज होती है, जी जी क्रोन हाँ, बैच ये अल्फा। जी जी ये रिलायबिलिटी के लिए दोनों क्रोन बैक अल्फा और ट्विटर रिचर्डसन, ये रिलायबिलिटी को मुझे करनी है। वैलिडिटी और रिलायबिलिटी दोनों को चेक करने के लिए यूज करें। देखिए, जो रिलायबिलिटी है वो उसके लिए हम कर रहे हैं क्रोन बैक अल्फा, यानी उसके टेस्ट हैं, टेस्ट जैसे है ना सर ये बैक से आवाजें आ रही हैं, समझ नहीं आ रही। माइक पता नहीं किसका ऑन है। सिर्फ सिवाय एक बंदे के जो सवाल कर रहे हैं, बाकी माइक अपने आप से रखें। जी, जो ट्विटर रिचर्डसन है और क्रोन बैक अल्फा है, ये रिलायबिलिटी को मेजर करने के लिए, क्योंकि इसका वैलिडिटी के साथ ताल्लुक नहीं है। वैलिडिटी के टेस्ट अलग से थे जो हमने उधर देखे थे। ठीक है जी। अब नेक्स्ट चलते हैं हम प्रोबेबिलिटी अस्सलाम की तरफ। वालेकुम सर। ये जो आपने समझाया था लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च और क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, जी जी। इसमें एक एमसीक्यू था कि जीन पियाजे की कौन सी स्टडी थी, लॉन्गिट्यूडनल या क्रॉस सेक्शनल? जीन प्याजे की स्टडी जो थी वो लॉन्गिट्यूडनल थी। जीन प्याजे ने तीन बच्चे उसके थे, क्योंकि वो उन्हें एक अपने बच्चे पे लिए, करते थे इस वजह से। नहीं नहीं, जीन प्याजे ने तीन बच्चों के ऊपर रिसर्च की थी और वो उसके भांजे भतीजे ही थे। और तीन बच्चों के ऊपर उसने रिसर्च की थी और कंटिन्यूअसली उसने इतने सालों तक उनको ऑब्जर्व किया था कि ये इनकी कैसे कैसे इनकी हैबिट चेंज हो रही हैं, आदत चेंज हो रही हैं। तो वो ऐसी स्टडी जो लॉन्ग टर्म में चले, जो बार बार डाटा हम लेते रहे और हर मौके पे हम इसको कर रहे हो। ये जो फार्मर है ना, ये गोरे, ये 70-70 साल की रिसर्च कर रहे होते हैं, बार बार देख रहे होते हैं कि ये बंदा किस परेशानी से मरा वगैरह इस तरह। तो और फिर जो सर वाइगोट्स की है उसकी इस क्रॉस सेक्शनल हो जाएगी। वेगोट्स्की, मेरे ख्याल है ये सारी थ्योरीज जो है ना, जो वेगोट्स्की, ये भी क्रॉस सेक्शन नहीं होगी, ये भी लॉन्गिट्यूडनल होगी। अब एक टाइम के अंदर बंदा किसी के ऊपर जज करके कैसे कह सकता है कि वो थ्योरी बना सकता है? वो तो डाटा बार बार लेगा, चीजों को ऑब्जर्व करेगा, तो तभी एक बाद में थ्योरी दे सकते हैं ना। ये चलो आई सही सर है। थिंक इसका दोनों। टाइम है। सर इनका टाइम स्पेसिफिक है कि कहीं पे मेंशन रूल बुक के अंदर हो के क्रॉस सेक्शनल है, उसकी टाइम लिमिट होगा, और लॉन्गिट्यूड को 2 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, नहीं नहीं, कोई जो इसकी टाइम लॉन्गिट्यूडनल है लिमिट ना, भी होती है। नहीं लॉन्गिट्यूडनल की कोई टाइम लिमिट नहीं, चाहे आप 70 साल कर ले, 100 साल कर ले, 200 साल कर ले, स्टडी करते रहे। और जो हमारे पास क्रॉस सेक्शनल है वो एक ही टाइम के अंदर, यानी अभी एक बंदे से मैं मिला, मैंने उसी वक्त उससे डाटा ले लिया, जो मैंने मालूमात लेनी है, यानी वो एक ही टाइम के अंदर मैं सारी मालूमात ले लेता हूँ। और एक ही टाइम समझ ले मेरे लिए वो पूरा दिन उससे डाटा लेने में लग जाए, टाइम वो एक ही है। लेकिन जो गाहे बगाए एक दफा लिया, 3 महीने बाद, 6 महीने, साल बाद दोबारा लिया, तो उसको हम लॉन्गिट्यूडनल देते हैं। ये सर जो डाटा उनसे होती है ना सिलसिले के अंदर के, एक दफा हमने उनसे क्वेश्चनर फेल करवा लिया, इंटरव्यू कर लिया, दोबारा हमारा उनके साथ नहीं था, एक ही दफा उनसे हम डाटा ले लेते हैं, ये हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन में आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जनरल एजुकेशन और स्पेशल हेडमास्टर वगैरह के लिए। स्पेशल एजुकेशन में शायद इसको फोकस न करें, लेकिन कहीं से भी आ सकता है, आप इसके लिए मुकम्मल अपने आप को तैयार रखें। अच्छा सर, जब भी हमने टॉपिक सिलेक्ट कर लिया, हम ने हाइपोथेसिस दे दी, अब अगले मराहल के अंदर हम आते हैं कि हमने डाटा लेना है। डाटा लेने के लिए सबसे पहले हम सैम्पलिंग डिज़ाइन करते हैं कि मेरी पॉपुलेशन कौन सी होगी। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल को साथ लेके चलता हूँ कि मैंने जो रिसर्च की थी, मैंने कॉलेज लेवल पे की थी, पेडागोजिकल स्टडी ऑफ पेडागोजिकल डिस्पोजिशन एट कॉलेज लेवल, यानी कॉलेज लेवल पे ट्रेनिंग की कितनी ज़रूरत है, मैंने इसके ऊपर एमफिल की स्टडी की थी। अब यानी सबसे पहला मरहला ये था कि कॉलेज लेवल तो मैं टॉपिक चेक कर लिया, मेरी पॉपुलेशन कौन सी होगी।
तो मैंने पॉपुलेशन जो है वो सिलेक्ट की ऑल ओवर द पंजाब के तमाम जो कॉलेजेस है वो मैंने पॉपुलेशन सिलेक्ट की। अब पंजाब के तमाम कॉलेजेस से डाटा लेना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, इन कॉलेजेस के तमाम प्रोफेसर से। तो मैंने इसको जो रिसर्च है उसको थोड़ा लिमिट किया और मैंने उसके लिए अपनी जो सैंपल सिलेक्ट किया, वो मैंने सैंपल सिलेक्ट किया जंग के बॉयज़ जो कॉलेज हैं, मेल कॉलेजेस हैं, उनसे के प्रोफेसर से डाटा लेना। तो ये जो यानी पॉपुलेशन लार्ज में से जो इस्तेमाल पॉपुलेशन मैंने सिलेक्ट की, ये सैंपल सिलेक्ट किए कि इन लोगों से मैंने डाटा लेना है। वो 239 प्रोफेसर थे जंग के, इनको मैंने टारगेट किया कि इनसे मैंने डाटा लेना। तो ये मेरा सैंपल हो गया। और जो ये प्रोसीजर है, तरीकेकार है सैंपल लेने का, इसे सैंपलिंग बोलते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन ऑल वो लोग जिनसे मैं डाटा, जिनके ऊपर मेरी स्टडी अप्लाई होगी मुस्तकबिल के अंदर, वो मेरी पॉपुलेशन होगी। और वो लोग जिनको से मैं डाटा लूंगा वो क्या होगा, वो मेरा सैंपल होगा। और ये जो प्रोसीजर होगा मेरा सैंपल डाटा लेने का, इसको सैंपलिंग बोलेंगे। ठीक है, ये आप थोड़ा अपने जहन में रख लें। इसके बाद फिर ये सैंपलिंग है, इसकी हमारे पास टाइप्स होती हैं, और वो टाइप्स हमारे पास दो हैं, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को दूसरे लफ्जों में हम लॉटरी भी कह सकते हैं, या इक्वल चांस फॉर होल पॉपुलेशन। ये तमाम पॉपुलेशन जितने लोग हैं, यानी मैंने जो मेरी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग थी, अगर प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग से आप ये कह सकते हैं कि मैं फिर कोई एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट लेता कि जिससे मैं जाके वो लेता रैंडमली 36 डिस्ट्रिक्ट या 40 डिस्ट्रिक्ट पंजाब में, कोई एक डिस्ट्रिक्ट रैंडमली सेलेक्ट करता और वहाँ के प्रोफेसर डाटा लेता। लेकिन मैंने जो डाटा लिया तो मैंने लिया था जंग के प्रोफेसर जो हैं उनसे मैंने डाटा लिया था। जी, तो जो प्रोबेबिलिटी है, ये लॉटरी ये इक्वल चांस होता है, किसी को भी सिलेक्ट किया जा सकता है। जो कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, इसके अंदर कोई इक्वल चांस नहीं है। इसके अंदर हम बायस होते हैं, अपनी मर्जी का हम सैंपल लेते हैं, जिसको हम चाहते हैं उसको लेते हैं, जिसको ना चाहे ना लेते। तो इनकी कुछ टाइप्स हैं, उनको देखते हैं। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंदर हमारे पास 4 टाइप्स हैं: सिंपल रैंडम सैंपलिंग, सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग, और स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग और क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग। यानी 4 सैंपलिंग जो है वो हमारे पास हैं। अब ये वन बाय वन मैं कुछ यहीं पे बता देता हूँ, फिर अगर उनकी पिक्चर्स के साथ भी वहाँ बताने की जरूरत हुई तो वहाँ भी मैं आपको दिखा दूँगा। पहला देखिए, सिंपल रैंडम सैंपलिंग। सिंपल रैंडम सैंपलिंग से मुराद ये है कि मैं डाटा लेता हूँ रैंडमली, किसी से भी, किसी का। मैं यहाँ छोटे लेवल पे लेके आता हूँ। मैंने एक क्लास रूम से डाटा लेता हूँ और उस क्लास रूम के अंदर आता हूँ, 50 स्टूडेंट बैठे हैं। जो मुझे वहाँ पे किसी को भी कोई मेरा पसंद नापसंद नहीं है, जो मुझे जो है ना वहाँ पे मैं रैंडमली किसी से डाटा ले लेता हूँ। हाँ, फलां खड़े हो जाओ जी, फलां खड़े हो जाओ, फलां आप बता दो। तो ये ऐसा जो डाटा मैं ले रहा हूँ जिसके अंदर मेरी कोई पसंद नापसंद नहीं है। और क्लास में जैसे हम क्लास में सबक सुनते हैं, तो वो जरूरी नहीं होता कि हमने किसी जो मेरा दिल करेगा किसी से भी सुन लिया, रैंडमली किसी से सुन लिया, तो ये रैंडम सैंपलिंग है। सिस्टमैटिक सैंपलिंग दूसरे में आ गई। सिस्टमैटिक सैंपलिंग वो सैंपलिंग होती है कि जिसके अंदर हम प्रॉपर एक सिस्टम को फॉलो करते हैं। यानी मैं क्लासरूम के अंदर आया और वहाँ पे जो है वो 20 बेंच लगे हुए थे, हर बेंच पे 3 बच्चे बैठे थे। मैंने कहा हर तीसरा बच्चा जो है ना वो मुझे डाटा देगा, यानी हर बेंच का तीसरा। अब ये रैंडम ही है ना, बेंच मैंने सिलेक्ट कर लिया कि सब हर बेंच का तीसरा। अब मुझे नहीं पता कि तीसरे नंबर पे कौन बैठा है, तो तीसरे नंबर पे जो बंदा भी बैठा होगा उससे डाटा ले लूंगा। इस सिस्टम है। तो मैं कहता हूँ हर क्लास का जो 8वां बच्चा, मेरी क्लास में ये रो है, तो मैं कहता हूँ हर इस रो का जो है वो तीसरा 8वां बच्चा जो है वो सैंपल दे देगा मुझे, मैं उससे डाटा लूंगा। तो यानी वहाँ पे एक सिस्टम को फॉलो कर रहे होते हैं जिसमें इंटरवल जैसे है कि इस स्पेसिफिक इंटरवल के बाद मैं डाटा लूंगा। तो इसको सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग बोलते हैं। थर्ड हमारे पास है स्ट्रेटा, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। इसको हम ग्रुप को भी कह देते हैं, सब ग्रुप भी कहते हैं स्ट्रेटिफाइड को। तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग क्या होता है कि मैं सब ग्रुप्स बना देता हूँ, और सब ग्रुप्स बना के फिर इसमें से मैं पूरा ग्रुप जो है वो उठा लेता हूँ। सब ग्रुप्स बनाए मैंने, और फिर इस ग्रुप को मैं में से सब कोई ग्रुप उठा लेता हूँ, तो इसको स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग बोलेंगे। सर सैंपल उसी को बोलेंगे ना कि जैसे हमने मतलब एक पॉपुलेशन ले ली, जैसे आपने कहा है कि ऑल ओवर पंजाब पे करना है, तो वहां से फिर मैं सब पे तो नहीं कर सकता, तो जंग के जो हैं वो बंदे वहां से लेंगे आप। तो उसमें जंग में से भी आधे बंदे लेने हैं, या जंग वाले जो बंदे आप लेंगे तो वो पॉपुलेशन होगी, उस पॉपुलेशन से जो आप कुछ लोग लेंगे तो वो सैंपल होगा हमारा। नहीं देखिए, अगर ये तो आपके स्टडी पे डिपेंड कर रहा होता है। मिसाल के तौर पे अगर आपने डॉक्टर ही ले लिया पूरे पंजाब से, ये तो देखना है कि आपने उस स्टडी को जनरलाइज कितने लोगों को करना है। ठीक है, तो कोई भी आप जो है वो सिलेक्ट कर देते हैं लोग। सैंपल जो होता है, सैंपल थोड़ा होता है, बस ये कि सैंपल एक्सेप्टेबल हो।
यानी अगर वो 200-300 सैंपल हो जाए एक एमफिल मास्टर लेवल की स्टडी के लिए तो काफी है, ठीक है, 200-300 लोग, तो वो आपने देखनी है। ये नहीं है कि पूरे पंजाब से मैं डाटा लूँगा, पूरे जंग के तमाम से लूँ। हो सकता है कि मेरे सैंपल इतना मुझे जितना चाहिए जिसके ऊपर प्रॉपर एनालिसिस कर सकूँ, जिसकी मेरी रिसर्च को माना जा सके, तो वो होनी चाहिए। अच्छा चलिए स्टार्ट करते हैं। हम स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग की बात कर रहे थे। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के अंदर हमने कहा था कि हमने सब ग्रुप्स बना दिए, ठीक है, एक लार्ज पॉपुलेशन है उसमें से हमने सब ग्रुप्स बना दिए। अब मैं ऐसे आपको एक और मिसाल देता हूँ कि एक इलाका है जहाँ से मैंने सैंपल लेना है और मुझे 10 सैंपल चाहिए, और वहाँ की पॉपुलेशन 10% हम लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। अगर वहाँ की 100 पॉपुलेशन है, 100 में से 10 का बंदों का मैंने सैंपल लेना है। उस 10 बंदों में से क्या होगा कि मैं उनको सेपरेट करता हूँ, फीमेल अलग कर देता हूँ, मेल अलग कर देता हूँ, और अगर कुछ थर्ड जेंडर है तो उसको अलग कर देता हूँ। अब मेरे पास वहाँ पे थे जो फीमेल थी वो 50 थी, मेल जो थे वो 40 थे, और जो थर्ड हैं वो 10 हैं। अब मुझे 10% लेना है, तो जो फीमेल होंगी 5 फीमेल हो जाएंगी, 4 मेल हो जाएंगे, और 1 दूसरे। 10 लोग मेरे पास हो गए। अब ये 10 लोग मैं वहां से रैंडमली ले लेता हूँ, तो ये हमारी स्ट्रेटिफाइड करते हैं। पहले उनके सब ग्रुप्स बना दिए, उसके उनकी रेशो के अकॉर्डिंग, जितनी उनकी रेशो बनती थी उस रेशो के अकॉर्डिंग मैं उनसे डाटा ले लेता हूँ। तो इसे हम बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। सबको क्लियर हुआ? जी सर, हो गया, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं क्लस्टर सैंपलिंग की। क्लस्टर ये होता है, देखिए जैसे हम कहते हैं ना 8-10 स्कूल मिला के तो हम क्लस्टर कह देते हैं। यानी जो लोग स्कूल साइड पे हैं तो उनको पता होगा कि जैसे एक मरकज नहीं होता, एरियो का एक मरकज है कि उसके अंदर 10 स्कूल है, 15 स्कूल एक एरियो में चेक करने हैं, वो उसको कह देते हैं हम, ये कि क्लस्टर है ये। अब उनमें से हमें डाटा लेना है तो हम क्या करते हैं कि उन 15 स्कूलों में से कोई एक स्कूल रैंडमली उठा लेते हैं। यानी क्या, इसको मैं ये कहता हूँ 10 हाई स्कूल है मेरे पास, और 10 हाई स्कूलों में मैं 9th क्लास किसी एक स्कूल की 9th क्लास के टेस्ट लेना है, और वो जो टेस्ट लूंगा मैं उसको अज्यूम करूंगा कि जितनी जिस तरह की प्रोग्रेस इन इन बच्चों की है, वो 10 के 10 स्कूल के बच्चों की प्रोग्रेस वैसी ही होगी। तो उन 10 स्कूलों में से कोई एक स्कूल मैं रैंडमली पूरा उठा लूंगा, और उसके 9th क्लास के सारे बच्चों से मैं टेस्ट ले लूंगा, और ये मेरा क्लस्टर सैंपलिंग। यहाँ पे पूरा ग्रुप हम उठा लेते हैं, पूरा ग्रुप उठा लेते हैं, रैंडमली उठा लेते हैं, उसको हम कह देते हैं क्लस्टर सैंपलिंग। क्लियर? सर दोबारा बताइएगा। क्लस्टर सैंपलिंग ये होता है कि जब हमारे पास, यानी मैं आपको मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ कि एक 10 स्कूल है मेरे पास हाई स्कूल, और 10 हाई स्कूलों में से मैं रैंडमली तो एक स्कूल उठा लेता हूँ, यानी उससे डाटा ले लेता हूँ। 10 स्कूलों की बजाय मैंने 10 स्कूलों में से एक स्कूल लेना है, और 10 स्कूलों में से एक स्कूल पूरा उठा लेता हूँ, उनसे डाटा ले लेता हूँ। ये मेरी क्लस्टर सैंपलिंग हो जाएगी। ये इसको थोड़ा और इलेबोरेट करता हूँ कि मुझे एक आया है कि आपने जैसे वो एलएच से नहीं होते आजकल, लार्ज स्केल असेसमेंट प्रैक्टिस, तो वो पूरे मरकज में से एक दो स्कूल सिलेक्ट कर देते हैं, और उसकी बुनियाद पे वो असेस करते हैं कि वाकई सारे एरिया के अंदर जो है वो पढ़ाई कैसे जा रही है। अब इस मरकज के अंदर 15 स्कूल थे, 15 स्कूलों में से जो उन्होंने कहा कि दो स्कूल आपने जो है वो सिलेक्ट करनी है, रैंडमली दो स्कूल उन्होंने सिलेक्ट कर लिए, दो स्कूलों से उन्होंने पेपर ले लिए। उन दो स्कूल के बच्चों की जो प्रोग्रेस रही है, उससे अज्यूम किया जाएगा कि बाकी के 13 स्कूलों के अंदर भी वैसी ही प्रोग्रेस होगी। पेपर दो से लिया गया है, लेकिन अज्यूम क्योंकि वो क्लस्टर एक था, और रैंडमली उनमें से दो स्कूल सिलेक्ट किए गए। इस क्लस्टर सही नहीं, वहां से पूरा ग्रुप उठा लेना, पूरा एक स्कूल उठा लेना ज्यादा में से, तो इसको हम क्लस्टर सैंपलिंग बोलते हैं। जहाँ बात आ गई पूरे ग्रुप उठाने की, तो आपने क्लस्टर की तरफ चले गए। चलें ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की तरफ। नॉन प्रोबेबिलिटी जो सैंपलिंग है, इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर हमारी मर्जी शामिल होती है, हमारी पर्सनल सब्जेक्टिवनेस, हमारी पर्सनल जजमेंट शामिल होती है। इसको नॉन प्रोबेबिलिटी, यानी ये क्या उसमें था पहले वाले प्रोबेबिलिटी में कि हमारी अपनी मर्जी शामिल नहीं थी, हम एक तरीके कार को फॉलो कर रहे थे, और उसमें जौन समझ भी बंदा आता। ये नहीं, मैंने ये नहीं कहना कि 10 जैसे क्लास है और क्लास में मैंने 50 बंदे से डाटा लेना, नहीं। जौन सा बंदा मर्जी आ गया, वो जो मतलब रैंडमली मुझे सिलेक्ट हो गया, मैं उससे डाटा ले लूँगा। इसे लकी ड्रा कहते हैं, तो पर्चियाँ डालना कहते हैं। तो वो प्रोबेबिलिटी में वो था। नॉन प्रोबेबिलिटी में ये नहीं है। नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर हम अपनी मर्जी हमारी शामिल होती है, हमारी सब्जेक्टिवनेस शामिल होती है। इसकी भी हमारे पास 4 टाइप्स है। एक तो बोलते हैं कन्वीनियंस सैंपलिंग, दूसरी परपोज्ड सैंपलिंग, तीसरी कोटा सैंपलिंग, और चौथी स्नोबॉल सैंपलिंग। कन्वीनियंस सैंपलिंग क्या होता है? कन्वीनियंस सैंपलिंग ये होता है कि मुझे डाटा लेना है, और डाटा लेने के लिए मैं घर से बाहर निकला, तो जो मुझे पहला बंदा मिल गया, कन्वीनियंस में बड़ा आसानी के साथ मैंने उसका, यार ये मुझे डाटा चाहिए तो दे दो,
मैं निकला, दुकान से गया, किराने की दुकान पे 4 बंदे खड़े हुए थे, मैंने कहा यार मुझे डाटा चाहिए तो दे दो, उनसे ले लिया। मैं मेरे डेरे पे जो मुझे मिलने है मैंने उससे ले लिए। यानी कन्वीनियंस के अंदर जो हमें इजीली एक्सेसिबल हो, जो मेरी पहुंच में जल्दी आ जाए, जो मुझे मिल जाए, जो मेरा डेली यार दोस्त है जो अवेलेबल है, वो उससे मैं डाटा ले लूँ, तो उससे कहते हैं कन्वीनियंस सैंपलिंग। ठीक है, आसानी के साथ जो बंदा मिल गया। दूसरा है प्रपोजल सैंपलिंग। प्रपोजल सैंपलिंग के अंदर ये होता है कि मैंने डाटा लेना है, और डाटा लेने के लिए मैं अपनी कहता हूँ कि यार ना इस इलाके के अंदर फलां बंदा जो है ना वो डाटा ठीक दे सकता है। मिसाल के तौर पे मैंने क्वेश्चनियर लिखा, और क्वेश्चनियर इंग्लिश के अंदर है, और मैं समझता हूँ यार ये इस आबादी से डाटा लेना है, तो इन लोगों को तो पता ही कोई नहीं चला, समझ ही कोई नहीं आनी कि ये बंदा क्या पूछ रहा है। इन इन बंदों से पूछने के बजाय यार मैं उसके पास जाता हूँ, वो मुझे पाएगा कम, और वो डाटा मुझे दे देगा। लेकिन मैं अपनी सहूलत को देखते हुए प्रपोजल सैम्पलिंग के अंदर हम जिस बंदे को मैं सूटेबल समझता हूँ, जिस बंदे को मैं समझता हूँ कि यार ये बंदा मेरे डाटा के लिए बेहतर है, ये बंदा मेरी बात सुनेगा, जो मुझे डाटा दे देगा, और इसको थोड़ी समझ बूझ भी है, और इसके रिजल्ट भी वैसे ही होंगे जैसे मैं चाहता हूँ, तो इसको प्रपोजल सैम्पलिंग बोल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग के अंदर ये होता है कि जब हमारे पास सैंपल साइज थोड़ा हो, सैंपल साइज तो पॉपुलेशन थोड़ी हो, तो हम पूरी की पूरी पॉपुलेशन उठा लेते हैं। इसकी मिसाल मैं ये देता हूँ कि आपको चाहिए कि डॉक्टर से आपने डाटा लेना है, और वो डॉक्टर हो जिनकी उम्र 40 से 50 साल के दरमियान हो। अब पहली बार डॉक्टर, अकेले डॉक्टर से डाटा लेना होता तो मैं पूरा पाकिस्तान था, पंजाब था, या जो भी डॉक्टर, तो डॉक्टर तो बहुत मिल जाते। अब शर्त आ गई है कि इसके अंदर वही डॉक्टर से डाटा लेना है मैंने जो 40 से 50 साल के हैं, या वही डॉक्टर जिनकी सर्विस 10 साल हुई हुई है। इन्हीं में कोई एक ऐसी शर्त होती है, मैं कहता हूँ, चलो पहले ये एग्जाम्पल पूरी कर देते हैं। तो उसमें 40 से 50 साल वाले जितने मुझे डॉक्टर मिलेंगे मैं सबसे डाटा ले लूंगा, इसको हम बोलते हैं कोटा सैंपलिंग। ठीक है, यानी एक खास रेशो हमने मुकर्रर कर दी, मयार मुकर्रर कर दिया, क्राइटेरिया मुकर्रर कर दिया। उस क्राइटेरिया पे उतरने वाले पूरे उतर जितने भी लोग उतरते हैं सबका डाटा ले लेते हैं। या मिसाल के तौर पर मैंने साइकोलॉजिस्ट जो है ना उनका डाटा ले लिया, जो प्रॉपर क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम क्योंकि ये फील्ड बड़ी नैरो है, और क्लिनिकल साइकोलॉजी के बंदे बहुत कम मिलते हैं, तो मुझे पूरे पाकिस्तान के अंदर जो क्लिनिकल साइकोलॉजी के बंदे मिलेंगे वो 60-70 मिलेंगे। तो इस तरह का किसी को मैं डाटा लेना है तो इतना सैंपल साइज वहाँ जरूरी है, तो मैं सभी से डाटा ले लूंगा, जिसमें क्लिनिकल साइकोलॉजी के डॉक्टर है मैं सबसे ले लूंगा। यानी इस कोटा के अंदर हम एक क्राइटेरिया मुकर्रर कर देते हैं, इस क्राइटेरिया के ऊपर जितने उतर रहे होते हैं सबको ले लेते हैं, जिससे कोटा सैंपलिंग है। इसके बाद हमारे पास है स्नोबॉल सैंपलिंग। स्नोबॉल सैंपलिंग ये है कि मैं डेंगू के पेशेंट जो हैं उनसे डाटा ले रहा हूँ। अब डेंगू के पेशेंट जो हैं, मैं एक बंदे को सिर्फ जानता था कि यार वो डेंगू का मरीज है, मुझे ज़्यादा लोग तो मैं जानता कोई नहीं हूँ। मैं उसके पास गया कि यार मुझे ना डाटा भी दे दो, और कोई और आपको जानने वाला है तो ज़रा मुझे बता दो। वो बताता है कि यार, मैं कहता है यार 2 बंदे मुझे कोई बता दो। बताता है यार फलां बंदा मेरे साथ वाले बेड पे था, उसको भी डेंगू था, इस साइड में ये फलां बंदा था वो उसको भी डेंगू था। मैं उस बंदे से डाटा लेने के बाद अगले 2 बंदे जो उसने बताया उसके पास चले जाता हूँ, उनसे डाटा लेता हूँ, और हर बंदे कहता है 2 बंदे मुझे और बता दो, यार 2 बंदे तो मुझे और बता दो। इस तरह करके जिसमें मैं बार बार जो है वो मैंने उससे पूछ के और बंदों तक अपनी एक्सेस कर लेता हूँ। तो ये मेरी क्या हो जाती है, तो स्नो बॉल होती है, अगर बर्फ का एक टोटा पहाड़ी के ऊपर से गिरे ना, तो वो नीचे आते आते बहुत बड़ा पहाड़ सा बन जाता है, कि बर्फ उसके साथ जो है वो चिमटती रहती है, और एक बहुत बड़ा गोला सा बन जाता है। इस तरह यहाँ पे भी, यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, तो पहले एक बंदा है उससे मैं कहता हूँ मुझे 2 बंदे दे दे, वो 2 बंदा अगले 2 बंदे देगा, फिर वो 2 बंदा अगले 2 बंदे देगा। इस तरह मेरी चेन भी बनती जाएगी, और मुझे जो है वो सैंपल भी मिल जाएगा। तो ये वाली स्नोबॉल सैंपलिंग होती है। यहाँ तक किसी को कोई मसला, आज हम यही टॉपिक करेंगे जो आज हमने करा है, सैंपलिंग की है, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। आज के टॉपिक के अंदर किसी का कोई इशू है, कोई मसला है, किसी को समझ नहीं है, जो बता दें। जी सर जी। स्ट्रेटिफाइड और क्लस्टर सैम्पलिंग के थोड़ा कीवर्ड्स बता दें जिससे समझ में आ जाए कि ये स्ट्रेटिफाइड होगी और ये क्लस्टर सैम्पलिंग होगी। जी जी, जब बात आएगी सब ग्रुप्स की, ठीक है, सब ग्रुप्स की बात आएगी, तो तब आपने स्ट्रेटिफाइड की तरफ चले जाना। यानी देखिए मैंने पहले सब ग्रुप्स बनाए हैं ना, मैंने कहा कि मेल को अलग कर दो, फीमेल अलग कर दो, फलां जेंडर अलग कर दो, ये इसी तरह कोई भी आप जो है ना वो सब ग्रुप्स बना देते हैं। फिर आप उनसे रैंडम सैंपलिंग करते हैं, तो इसको हम सब ग्रुप्स बनाने के बाद रैंडम सैंपलिंग जो होती है इसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। जबकि क्लस्टर सैंपलिंग के अंदर हम सब की बात नहीं करते हैं, हम ग्रुप्स की बात करते हैं। हम ग्रुप्स बना देते हैं, उसमें से एक ग्रुप हम उठा लेते हैं।
यानी हमने यहाँ पे 10-20 इतने ग्रुप बनाए और उस ग्रुप में से हम रैंडमली ग्रुप चुन लेते हैं, तो इसको हम बोल देते हैं मतलब क्लस्टर सैंपलिंग बोलते हैं। ये कीवर्ड आप याद रख लेंगे, इतना ही, इससे ज़्यादा जो है वो नहीं होगी। ओके सर, थैंक यू। एनीवन एल्स? ये अगर आप देखें नोट्स बहुत ज़बरदस्त बने हुए हैं, क्लस्टर सैंपलिंग के प्रॉपर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हर जो है ना वो जो आप देखते हैं, आपको इनसे भी क्लियर हो जाएंगी चीज़ें।